नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 4 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो वहीं 3 फेज की वोटिंग अभी भी बाकी है। इस चुनाव के लिहाज से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर लोकसभा की सबसे अधिक यानी कि कुल 80 सीटें हैं। यूपी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से ही होकर गुजरता है। हर राजनीतिक दल यूपी को जीतना चाहता है ताकि दिल्ली की सत्ता आसानी से मिल सके। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लालगंज में जनसभा को संबोधित किया। आज उनके जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी रैली है। लालगंज में रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया देख रही है भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून भी है। कल ही इस कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता पत्र देने का काम भी किया गया है, शुरू हो चुका है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मोदी की एक और गारंटी कश्मीर में भी देखी गई है। बीते 5 दशकों से कश्मीर हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर दल इस मुद्दे को भुनाते थे, लेकिन अब विरोधी दल की बोलती बंद हो गई है। की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला। अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश की सत्ता से होकर गुजरता है। लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, सियासी समीकरण साध रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की यूपी में आज 4 रैलियां थी। आपको बता दें कि पूर्वांचल किसी भी दल या बीजेपी के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहां पर लोकसभा की 27 सीटें आती है। 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 26 सीटों में से 17 सीटों पर परचम लहराया था, जबकि 2 सीटों पर एनडीए की सहयोगी दल यानी कि अपना दल एस ने बाजी मारी थी। 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में
उत्तर प्रदेश की सीटें बेहद ही ज्यादा अहम हो जाती है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूर्वांचल का चुनावी परिणाम क्या रहा था 2019 में और 2014 में। कुल सीटें जो हैं वो 27 आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 17 सीटें गई थी। इसके अलावा अपना दल एस के पास 2 सीटें गई थी, बीएसपी के पास 5 और समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट गई थी। अब 2014 का अगर जिक्र किया जाए तो 2014 में बीजेपी ने 24 सीटों पर परचम लहराया था। अपना दल एस 2 सीटों पर सिमट कर रही थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। पूर्वांचल में कुल 27 सीटें आती है। 2019 के समीकरण भी हमने आपको बताया कि 2019 में किस पार्टी ने किन सीटों पर परचम लहराया। इसके साथ ही 2014 में भी जो समीकरण है वो क्या कुछ रहे थे। इसलिए बेहद ही ज्यादा अहम हो जाता है पूर्वांचल जीतना। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंचे थे। 4 जगह पर उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की और रैलियों में विपक्ष पर जम करके निशाना साधते हुए भी नजर आए। इसी के साथ आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीएसपी की जीती हुई सीटें कौन कौन सी थी। घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर और लालगंज, ये वो सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने परचम लहराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में 27 सीटें आती है, जो में से ये वो सीटें आपको बता रही हैं, घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, लालगंज, जहां पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी 2019 लोकसभा चुनाव में। कुल 27 सीटें पूर्वांचल में है, इसीलिए बेहद ही ज्यादा अहम हो जाता है 2024 का चुनाव भी, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि पूर्वांचल पर जितनी ज्यादा सीटें हासिल हो सके उतनी ज्यादा की जाए। अब समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर सिमट करके रह गई थी और वो सीट थी आजमगढ़। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है और आजमगढ़ से लाजमी भी था समाजवादी पार्टी का जीतना। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस सीट से तो जीत हासिल करेगी ही करेगी। और 2019 के जब नतीजे घोषित हुए, ये देखने को भी मिला था कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन दुखद बात ये थी कि सिर्फ एक ही सीट पर सिमट करके रह गई थी। 27 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो ये वो सीटें हमने आपको दिखाई है जहां पर परचम लहराया गया है। जिन जिन सीटों पर जीत हासिल की थी बीएसपी ने, समाजवादी पार्टी ने, कुल 27 सीटें हैं जो पूर्वांचल में आती है। और पूर्वांचल बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दिल्ली का रास्ता अगर नापना है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है, तो उत्तर प्रदेश की सत्ता को जीतना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरीके से अगर लखनऊ तक पहुंचना है तो पूर्वांचल जीतना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में 4 जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां की। रैलियों में विपक्ष पर हमलावर भी नजर आए हैं। लेकिन 2019 के नतीजों पर नजर डाले तो समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। तो देखिए, अगर पूर्वांचल के चुनाव परिणाम की बात करें तो 2019 के परिणाम आपको बता देते हैं। बीजेपी 62.50% जो है ये बीजेपी का रहा था। अपना दल एस के पास जो वोटिंग परसेंटेज गया था वो था 1.2% वोटिंग परसेंटेज जो था वो अपना दल एस के पास गया था। एनडीए का जिक्र किया जाए तो 64 सीटों पर परचम लहराया था। एनडीए का वोट प्रतिशत 51.2% वोटिंग परसेंटेज जो रहा था वो था एनडीए का। कुल वोटिंग परसेंटेज का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और सीटों का जिक्र किया जाए तो 64 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। ये उत्तर प्रदेश के 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आपको बता रही है कि बीजेपी के पास कितनी सीटें गई थी, किन सीटों पर जीत का परचम लहराया था। अब 2014 के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 2024 महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि 1-2 रिजल्ट पर नजर डालना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 2014 के रिजल्ट अगर आपको बताएं तो बीजेपी के पास 71.42.6% वोट रहा था। माफ कीजिएगा, 71,042 लाख कुछ फीसदी वोट रहा था। अपना दल के पास 2.1% वोट रहा था। एनडीए के खाते में 73 सीटें गई थी और एनडीए का वोट परसेंटेज जो रहा था 43.6% वोटिंग परसेंटेज जो है ये 2014 का एनडीए का रहा था। ये वो रिजल्ट है जो आपको बता रहे हैं जिसमें कि बीजेपी के खाते में
जो सीटें गई थी वो भी हमने बताई। कुल एनडीए का अगर जिक्र किया जाए तो एनडीए के पास 73 सीटें हैं जो कि गई थी। बीजेपी के पास 7,142.6% वोटिंग परसेंटेज रहा था। अपना दल एस के पास 2.1% वोटिंग परसेंटेज रहा था। और कुल वोटिंग परसेंटेज का एनडीए का जिक्र किया जाए तो वो भी हमने आपको बताया। यूपी का रिजल्ट 2019 का क्या कुछ रहा वो भी आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के पास जो सीट वोटिंग परसेंटेज का गया था वो ये था 518.11% वोटिंग परसेंटेज रहा था। बीएसपी के पास 1019.43% वोटिंग परसेंटेज रहा था। आरएलडी के पास 1.69% वोटिंग परसेंटेज रहा था। तो देखिए ये आपको वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं लगातार। महागठबंधन का वोट प्रतिशत 39.23% रहा था। ये कुल वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं महागठबंधन का 2019 में क्या कुछ रहा था। 39.23% वोटिंग परसेंटेज रहा था। 2019 का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। के चुनाव परिणाम की बात करें तो वो हमने आपको बताया कि 2024 का क्या रहा, 2019 का क्या रहा। तो पूर्वांचल के परिणाम बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए पूर्वांचल पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए है। और एक वजह यह भी है क्योंकि इस बार नारा है 400 पार का, और 400 पार का नारा हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा अहम हो जाता है और उत्तर प्रदेश में सबसे खास हो जाता है पूर्वांचल। इसीलिए पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटें आती है जिस पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। और आज पीएम नरेंद्र मोदी 4 जगह पर पहुंचे थे, ताबड़तोड़ रैलियां की। 2019 में अच्छा खासा परचम बीजेपी ने लहराया था यहां पर 27 सीटों पर, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जो रिजल्ट है वो बेहद ही दुखद रहा था। एक सीट पर सिमट करके रह गई थी समाजवादी पार्टी। ठीक उसी तरह 2014 के जो नतीजे थे वो भी विपक्ष के लिए कुछ अच्छे खासे नहीं रहे थे, लेकिन बीजेपी के लिए वो रिजल्ट भी बेहद ही ज्यादा खास रहा था। एक कहावत है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसका हम जिक्र बार बार कर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावी है पूर्वांचल। पूर्वांचल के 17 वो जिले, इसीलिए पूर्वांचल के सभी जिलों पर बीजेपी समेत सारी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और सभाएं भी हो रही है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इनका एजेंडा क्या है? वे कह रहे हैं कि कश्मीर में फिर से धारा 370 लगा देंगे। ये सीएए का जो कानून है मोदी ने बनाया है उसे भी रद्द कर देंगे। ये फिर से पाकिस्तान के पास गुलाब लेकर जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। और इसीलिए आपको सपा कांग्रेस से संविधान को बचाना होगा, सावधान रहने की जरूरत है और एक बार फिर से एनडीए को जिताना होगा। वोट की अपील करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। रख लो साथियों, इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इनके एजेंडा क्या है? ये कह रहे हैं कि कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लगा देंगे। ये सीएए का जो कानून मोदी ने बनाया है उसको रद्द कर देंगे। ये फिर से पाकिस्तान के पास गुलाब लेकर जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। और इसलिए आपको सपा कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश के भदोही में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ साथ टीएमसी पर भी बड़ा हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी के भदोही में टीएमसी कहां से आई है। इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक समय उनकी सरकार के दौरान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चलता था। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया होता था, अलग माफिया का साम्राज्य होता था। हर जिला इन्होंने अलग अलग माफियों को ठेके पर दे रखा था। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से यहाँ का पूरा माहौल बदल गया है। इसी के साथ उन्होंने आगे जिक्र किया कि अब जनता नहीं डरती है, माफिया डरती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूपी की पहचान एक्सप्रेस से हो रही है। जिस तरीके से सड़कें चकाचक बन गई है, इनका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए आए। हमारी पार्टी की सरकार ने दिन रात मेहनत करके राज्य की छवि बदल डाली है। यहाँ 6 एक्सप्रेसवे है, 5 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आपको अब रामलला जी टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में गए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? रामलला जब टेंट में थे हम सबको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप इनके ये मंसूबे कामयाब होने देंगे क्या? उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बिहार में पहुंचे। मधुबनी में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार से लेकर के कश्मीर तक के मुद्दों पर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लालू यादव से सवाल पूछना चाहता हूं। आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर भी रही हैं। आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से आने वाले पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री बने हैं। 50 और 60 के दशक में एक चर्चा चलती थी कि राम मनोहर लोहिया की थ्योरी देश का भला करेगी या कि नहीं। ये थ्योरी चलती थी। मैं आज राम मनोहर लोहिया जी को प्रमाण करके कहना चाहता हूं कि अति पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है। लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे। आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव अभियान तेज हो गया है। राज्य की सत्ता में काबिज बीजेडी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के बीजेपी के बड़े नेता राज्य को लगातार दौरा भी कर रहे हैं, लगातार राज्य में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के पदमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले धर्म, जाति और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से विकासवाद की राजनीति हो रही है।
पीएम मुख्यमंत्री आपसे मिलते हैं क्या? आपसे मिलते हैं क्या? आपके साथ उड़िया में भाषण देते हैं क्या? आपकी समस्याओं को सुनते हैं क्या? दिन प्रतिदिन के काम में मिलते हैं क्या? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? मित्रों, अब समय आ गया है जब उड़ीसा की जनता एक ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढ रही है जो जवान हो, जो उड़िया का रहने वाला हो, जो उड़िया की भाषा में बात करता हो और जो दिन प्रतिदिन अपने प्रशासन को देखता हो और दिन प्रतिदिन उड़ीसा की तकलीफ को समझता हो। लोकसभा 2024 को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। बिहार की 40 सीटों पर भी घमासान मचा हुआ है, जहां 4 चरणों में अब तक 19 संसदीय सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। तो वहीं पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक शब्द नहीं कहा है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर भी कुछ नहीं बोला है। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं बीजेपी जो है महंगाई की मां है और बेरोजगारी की बाप है। ये भाजपा के लोग जो है इनको काम से मतलब नहीं है, इनको केवल जो है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही काम है। बिहार से इनका पूरी तरीके से अब सफाया हो गया है। कल हम झारखंड में भी 5-5 सभाएं करके आए हैं। झारखंड में भी बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड बिहार अगर साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों शिवसेना यूबीटी को नकली बताते हुए टिप्पणी की थी, जिस पर के शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का अब बड़ा बयान सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी की नकली शिवसेना वाले टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राउत ने कहा कि पार्टी हमने अच्छे से संभाल ली है। 4 जून को पता चलेगा कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन है और भाजपा कहां है। नहीं, चोर, ये चोर बोल रहा है, जिसने पार्टी पर डाका डाला है ये बोल रहा है। चोरी की, ये मान्य किया। ये कैसे लोग हैं जिस पार्टी चोरी की? चोर कौन है? चोर को मदद किसने किया? चोर को मदद करने वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयोग, ये तो चोर के साथीदार है ना, चोरों के सरदार है। और यही बोल रहे, इसीलिए तो हमको ये देश में परिवर्तन लाना है और संविधान की रक्षा करनी है। पार्टी हमने पूरी तरह से संभाल ली है और 4 जून को पता चलेगा पार्टी कौन है, शिवसेना कौन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस कौन है और बीजेपी कहां है। ये 4 जून को पता चलेगा मोदी जी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से सीधा रास्ता केंद्र में सरकार बनाने का जाता है। वही देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करके जनता से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, लेकिन 4 जून का इंतजार किए बिना अभी से ही पूरे देश में अब की बार मोदी सरकार की आवाज सुनाई पड़ रही है। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहनों और भाइयों,
अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को चावल देते हैं और नवीन पटनायक लोगों को झूठ का खाली बैग थमा रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक खाली बैग की जगह दाल भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि हम खाली बैग थमा करके ओडिशा की जनता का वोट ले लेंगे, जो नहीं हो सकता है। इसके आगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बार ओडिशा के लोगों ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। का गारंटी, दुनिया चाहे उल्टा हो जाएगा, लेकिन मोदी का गारंटी कभी फेल नहीं होगा। ये पक्का है। दुनिया उधर से उधर हो जाएगा, लेकिन मोदी का गारंटी फेल नहीं होता है। आज असम में जब मैं सीएम बना, मोदी जी ने गारंटी दिया था कि असम में 1 लाख युवाओं को 1 साल में नौकरी देने का काम बीजेपी करेगा। चुनाव हुआ, मोदी जी ने मुझको बुलाया दिल्ली में, हेमंत तुम सीएम बना, 1 साल में अगली 10 मई के अंदर में 1 लाख युवाओं को नौकरी देना पड़ेगा। हमने पहला साल में ही 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया। कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं यूपी के बांदा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। जेल में जाकर के उन्हें ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वे अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रही हैं। जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया है, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने पर पानी फेरने का काम जरूर किया है। अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, उस कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी भी आपको माफ नहीं कर सकते। अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार टीएमसी पर संदेश खाली में अभी भी माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। कोलकाता में मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि संदेश खाली में माहौल अभी भी खराब है। टीएमसी के लोग महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, लेकिन राज्य की पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मजूमदार इतने पर ही चुप नहीं हुए, उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई को इसके खिलाफ सक्रिय और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, माहौल अभी भी बहुत खराब है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सीबीआई को और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। महिलाओं के साथ वहां पे बर्बरता हो रही है। और अभी टीएमसी के एक पंचायत समिति के मेंबर ने भी उन्होंने बयान दे चुके हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस प्रचार कर रही है वो झूठ है। सच में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है और महिलाओं के साथ प्रताड़ना हुई है और इसका जस्टिस मिलना चाहिए।
AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार ओवैसी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही हैं। वहीं लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दावे हर राजनीतिक पार्टी करती है, भारत की जनता से अपील कर रही है कि तीसरी बार वे नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री ना बनाए। हिंदुस्तान में गरीब बहुत बड़ी बन चुकी है और आज के समय पर जो गरीबी है वो सबसे बड़ी समस्या है। सरकार बेरोजगारी को नियंत्रण नहीं कर पा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना को लेकर के आए, उसी तरह वे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी लागू करेंगे। देखिए, दावे हर पॉलिटिकल पार्टी कॉम्बिनेशन करती है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं, हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये भी हमारा बोलना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूर्वी दिल्ली के लोगों से हमारे संवाददाता आयुष राज द्विवेदी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, किसकी चुननी है सरकार, क्या है जनता का मिजाज, देखिए। हमारे पीछे देख रहे होंगे आम जनता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि केजरीवाल को लेकर उनकी क्या राय है। तो केजरीवाल जी इस वक्त जमानत पे बाहर आए हैं चुनाव के वक्त, कैसे देख रहे हैं आप लोग इस चुनाव में इसको? ये जवाब है, ये जवाब है मोदी की तानाशाही को जवाब है, दिल्ली की जनता का जवाब है। और जो हमारे ऊपर आरोप लगा रखे थे, जो बेबुनियाद आरोप है, उस पर जवाब है सुप्रीम कोर्ट का कि 2 साल से एक मुख्यमंत्री को आप बंद करके बैठे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप उनको चुनाव प्रचार से रोकना चाह रहे थे, लेकिन उनको नाकामयाब कर दिया। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ चुनाव के वक्त प्रचार करने के लिए जमानत पे बाहर किया है, उनको मुक्त नहीं किया आरोपों से। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो षड्यंत्र था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था कि भाई इनको बंद कर दो, जेल में भेज दो ताकि ये प्रचार ना कर पाए, ताकि चुनाव। अच्छा, प्रचार करने केजरीवाल आ रहे हैं इस वक्त, माहौल क्या देख रहे हैं दिल्ली का? क्योंकि मौजूदा समय में दिल्ली में आप आइए, दिल्ली में आप पर शेर बाहर आ गया, बीजेपी वालों की फिश सर उनके पेट में। अभी आप, सारा मुस्लिम मेरा भाई है, ये हिंदू धर्म का है, उसके नारे ना लगाएं। देशद्रोही लोग बता रहे हैं हमें, ये देशद्रोही हैं, इन्होंने भारत में जन्म लिया है, ये हिंदू है, ये सब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है इस बार? 7 सीटें जीत रही है केजरीवाल, और केजरीवाल ने कोई भी गरीबों का मसीहा है, केजरीवाल हमारा गरीबों का मसीहा है। 7 में से 4 सीट आएंगी, 7 में से 4 सीट हमारी आएंगी। मैं ये नहीं कहती 7 आएंगी, भिखारियों। यही तो सवाल है कि क्या इस चुनाव में इस चुनाव में बड़े नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन तो बन गया है कांग्रेस आपका, लेकिन क्या जमीन पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आपके कार्यकर्ता साथ है या नहीं इस बार? बिल्कुल भाई है। और दिल्ली के अंदर कोई जनता केजरीवाल से परेशान नहीं है। चाहे एक आदमी से आप पता कर लो, पूछ लो, कोई जनता यही नहीं कह रही केजरीवाल ने दिल्ली में कोई गलत काम करा है।
वो तो इसको मोदी तानाशाही इसको फंसा रही है, और जो अच्छे काम करता है उसी के लोग पीछे पड़ते हैं। तमाम लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ मैं आयुष राज द्विवेदी, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। राज्य में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच होने की संभावना की जा रही है। राज्य में चुनाव प्रचार में दोनों ही दलों के नेता चुनाव प्रचार के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। साथ ही चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूर्वी मोदिनीपुर में केकांथी लोकसभा में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने रोड शो किया है। टीएमसी प्रत्याशी उत्तम बारी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील भी ममता बनर्जी ने की है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में इस लोकसभा चुनाव 2024 के समर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का तो कहना है कि ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, उन्हें जो भी निर्णय लेना है वो ले सकते हैं, इस बारे में वही लोग निर्णय लेंगे। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें दो बात तो है, पहली, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हमें उनके साथ खड़ा होना है। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। दूसरा, आम आदमी पार्टी आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में ही निर्णय निकाल लेंगे इस पूरे मामले का, ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है। इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे दिल्ली वासियों से भावुक होकर के अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में इंडी गठबंधन की तरफ से लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशियों के लिए रोड शो आज अरविंद केजरीवाल ने किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को अपने जेल जाने का भी हवाला दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जेल में ना जाऊं तो लोकसभा 2024 में इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार को रिजेक्ट कर दें। अब ये आपके हाथ में है, अब आपको ये तय करना होगा कि मैं जेल जाऊंगा या नहीं। अगर आप 25 मई को कमल के फूल पर बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे डॉक्टर उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज यहां से खड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है। 3 सीटों पे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी वाले लड़ रहे हैं। पता है आप लोगों को? इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना।
और इस बीच आ रही बड़ी खबर, बदसलूकी मामले में स्वाति मालीवाल की पोस्ट। स्वाति मालीवाल ने पहली बार पोस्ट किया है जब से ये चर्चा में आया है कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर बदसलूकी हुई है। स्वाति मालीवाल ने आज पोस्ट किया है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से मुलाकात भी की है आज, और आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का बयान भी दर्ज किया गया है। और स्वाति मालीवाल ने आज पोस्ट करके लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ है वो बुरा हुआ है। पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाया गया है। मेरे साथ जो हुआ वो बेहद बुरा हुआ। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई इस पूरे मसले पर होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर एसोसिएशन करने की कोशिश की है, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। तो देखिए, दोनों के लिए यहाँ पर भगवान से दुआ करती भी नजर आई है स्वाति मालीवाल अपने पोस्ट में। ये वही पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो स्वाति मालीवाल ने किया है। आपको बता दें कि देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पे राजनीति ना करें। दरअसल बीते दिन ही बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम ऑफिस के बाहर और सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, हल्ला बोल किया था और कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ न्याय होना चाहिए। तो आज अपनी पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने यह भी साफ कहा है कि इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और खास तौर पर गुजारिश है मेरी भारतीय जनता पार्टी से। और ये बात पहली बार नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर के संजय सिंह का भी बयान सामने आया था। संजय सिंह ने भी यही कहा था कि हमारी पार्टी का मामला है, हम देख लेंगे, इस पर आपको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान सामने आया तो उन्होंने ये कहा कि महिला है, महिला के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं हर एक महिला के साथ खड़ी हूँ, चाहे फिर वो महिला किसी भी पार्टी की क्यों ना हो या फिर आम जनता हो, मैं हर एक महिला के साथ खड़ी हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये मामला है, वो अपने आप इस पूरे मामले पर निर्णय ले लेंगे, सुलझा लेंगे। ये वो ट्वीट आपको दिखा रहे जो स्वाति मालीवाल का ट्वीट आया है बीते दिनों। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास के अंदर बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, उसके बाद से ही लगातार राजनीति इस पूरे मसले पर हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।